नमस्कार दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज की जो कहानी है वो कहानी काफ़ी पुरानी है। जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था तब की यह बात थी। एक यूपी का एक गांव था छोटा सा, जहाँ पर अधिकांश लोग गरीब ही हुआ करते थे। वहाँ पर एक परिवार था जो काफ़ी रईस था। उसके अंदर पति पत्नी, दो लड़के और एक लड़की थी। लड़के का नाम श्याम और गोरू था। लड़की का नाम राधा था। राधा करीब करीब 16 साल की थी। उसकी शादी की बात चल रही थी। पूरे गांव के अंदर वही परिवार था जो थोड़ा शाही परिवार था। उनके जानवर भी थे, बग्गी भी थी, अच्छा खासा शाही परिवार था। दोनों लड़के बाहर शहर में पढ़ा करते थे। अब जब राधा की शादी हुई तो ऐसे परिवार में हुई थी, वो भी काफ़ी ठीक परिवार था। वो भी काफ़ी शाही परिवार था और अच्छा परिवार था। इनके भी, राधा के परिवार के अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी हवेली, अच्छे अच्छे घर मकान, मतलब इनको सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दे रखा था। उसी प्रकार इसकी शादी भी अच्छे ख़ानदान में हुई थी, जहाँ पर बड़ी हवेली, जानवर, बग्गी सब हुआ करते थे। उस समय की बात है, राधा की शादी हो गई थी और राधा अपने ससुराल चली गई थी। वो एक घर से दूसरे घर गई थी। ऐसा घर में गई थी जैसे कि सब सुख सुविधा हो। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी शादी हुई, करीब 5-6 महीने हो गए थे। राधा की इच्छा थी कि कोई मेरे घर से आए और यहाँ पर रहे और मिठाई लाए उधर से, क्योंकि दिवाली आ रही थी और उसके दोनों भाई थे, वो भाई दूज के लिए आने वाले थे। तो उसने संदेश भेजा था। तो वो दोनों भाई शहर से आ गए थे और शहर से आने के बाद अपनी दीदी के घर जा रहे थे। उस समय बग्गियाँ हुआ करती थी। अगर कोई गरीब आदमी था तो बैलगाड़ी से या फिर पैदल ही जाया करता था, और कोई अमीर आदमी था वो बग्गी से जाया करता था। गौरव और दूसरा भाई श्याम दोनों अपनी बग्गी से चले गए। राधा की घर की दूरी, मतलब उसके ससुराल की दूरी इतनी थी कि उनको 2 दिन लग गए। जब पहले दिन से निकले तो वो जो गौरव के रिश्तेदार थे उनके गांव पहुंचे। दूसरे दिन जाकर वो अपनी दीदी के वहाँ पर पहुँचे। जब वो दीदी के वहाँ पर पहुँचे तो उनको काफ़ी अच्छी सुविधा मिली गई, अच्छा सा स्वागत किया गया। पहले जाते उनका अच्छे से स्वागत किया, फिर उनको खाने के लिए बुलाया, मतलब उनका नाश्ता करवाया। शाम का डिनर सबने साथ ही किया। उनके सोने की व्यवस्था एक हवेली के अंदर की गई, जिसके अंदर वो रहते थे। एक ऊपर वाला कमरा था, वहाँ पर की गई। वहाँ पर जब श्याम और गौरव दोनों गए तो वो कमरा काफ़ी बड़ा था। अब वो सफ़र करके आए थे तो उनको नींद भी आ रही थी। धीरे धीरे वो अपने बेड की तरफ जा रहे थे और उनको नींद आने लगी। तो गौरव को नींद आ गई, तक काफ़ी थका हुआ था। परंतु श्याम अभी तक ज़्यादा नींद के कारण नहीं था, परंतु उसको नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 12:30 बज गए थे, उसको हल्की हल्की नींद आने लगी। तभी उसके जो रूम था, उन्होंने रूम बंद कर रखा था और एक रूम के सामने एक बड़ी सी गैलरी थी। तो उन्होंने जब सोने की कोशिश की शाम ने, तो उसको आवाज़ आई। उसको ऐसी आवाज़ आई कि कोई 2 औरतें बाहर बात कर रही है, परंतु वो क्या बात कर रही है ये शाम को समझ में नहीं आ रहा था। उसको लगा कोई होगा। अब वो जैसे ही सोने लगा, वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वो सोच रहा था कि करूँ क्या, है कौन जो इतनी रात को ये बाहर बहस कर रहा है। अब उसको ये समझ में आ गया था कि किसी बात पे लड़ रही है। उस कमरे के अंदर एक लालटेन जल रही थी और लालटेन को श्याम लेकर अपने रूम से बाहर गया और उस गैलरी में पहुंचा। गैलरी के सामने एक पार्क था, उनका गार्डन था। वहाँ पर लोगों के बैठने की अच्छी सी कुर्सियाँ और टेबल रखी हुई थी। अब वो लड़कियाँ उसको दिखाई नहीं दे रही थी। उसने आसपास देखा, परंतु उसको आवाज़ अब जो पहले साफ समझ में नहीं आ रही थी, वो अब साफ समझ में आ रही थी। वो लड़ रही थी कि कौन ज़्यादा सुंदर है, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। तो उसे लड़की बोलती है मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। फिर पहली बोलती है मैं सुंदर हूँ। उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा और उसने उस गार्डन की तरफ देखा। जैसे उसने लालटेन उस गार्डन की तरफ करी तो उसकी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी और वो इस बात को बहस कर रही थी। जैसे ही शाम की नज़र उन लड़कियों पर पड़ी, उन लड़कियों ने भी एकदम घूर के शाम को देखा और कहा क्यों लड़के, तू ही बता दे हम दोनों में से कौन ज़्यादा सुंदर है।
ये कहते ही उसकी वही रूह काँप गई। वो धड़ धड़ काँपने लगा और दौड़ता हुआ अपनी गैलरी को पार करता हुआ अपने रूम में गया और दरवाजे को बंद कर दिया। जब दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ तो गौरव की आँख खुल गई। गौरव को लगा कि ये क्या हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ रे? तो श्याम डर के मारे उसके अंदर चादर के अंदर छुपा हुआ था। उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, और वो धड़ धड़ काँप रहा था। श्याम ये सोचकर नहीं बता रहा था कि काफ़ी अगर इनको बताऊंगा तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। करीब 15 मिनट बाद माहौल शांत हुआ तो फिर श्याम ने गौरव को बताया कि मैं बाहर गया था और 2 लड़कियां मेरे को ऐसे दिखी और वो इतनी भयानक थी कि हद से बाहर, क्योंकि वो जिस बात पर बहस कर रही थी वो ये से कह रही थी कि मैं सुंदर हूँ, दूसरे बोलते हैं मैं सुंदर हूँ। और जब उनकी नज़र मेरी तरफ गई तो मैंने देखा कि वो इतनी काली थी, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे ये बात कही तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर नॉक होने लगी। ये देखकर श्याम और गौरव दोनों डर के मारे कांपने लगे। वो करे भी तो करे क्या, दरवाजे के बाहर जा नहीं सकते। ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर नॉक होने लगी। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, परंतु जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ। वो भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी तो दरवाजे की आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उनको लगा कुछ गड़बड़ है। वो दोनों डर के मारे काँप रहे थे। अब धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी और दोनों बेचारे सफ़र के कारण थक भी चुके थे। उनको नींद आ गई थी। जब सवेरा हुआ तो वो उठे नहीं थे। उनको मतलब राधा का जो ससुराल था उनको लगा कि शायद ये सफ़र का नतीजा है और ये थक गए होंगे, तो वो सो रहे। जब दोपहर हुई तो उनको वो पूरी घटना राधा को और राधा के ससुराल को बताई गई। तो राधा के ससुराल वाले हंसने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हो समधी जी, हम कई दिनों से यहाँ पे रहते हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो, हम आपकी बात को मजाक मानते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम यहीं जाएंगे। और दीदी आप आज ही भाई दूज मना लो। परंतु उसके ससुराल वालों ने कहा कि आप एक काम करो, अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर हैं और आप आज की रात इनको हट्टे कट्टे नौकरों को लेकर सो जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस दिन भाई दूज मना ली और वो इसलिए नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वो जिस समय जाना चाहते थे ना वो शाम हो चुकी थी। अगर वो इस समय जाएंगे तो जंगल के अंदर ही रह जाएंगे और ना ही वो अपने समधी के घर पहुंचेंगे इस बात से। तो उन्होंने उस रात हट्टे कट्टे कुछ नौकर थे उनको उनके रूम में भेज दिया और वो वहीं पर सो गए। परंतु उस रात ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। जब दूसरी सुबह हुई तो श्याम और गौरव उठकर अपने घर के लिए निकल गए। करीब 2 दिन बाद वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी घटना अपने परिवार वालों को बताई, मम्मी पापा को बताई और ये बताकर वो शहर चले गए। करीब 1.5 महीना बीत गया था उनको शहर जाए हुए और उस समय मोबाइल टेलीफोन नहीं हुआ करता था, तो जो संदेश भेजना था वो नौकरों के माध्यम से भेजा जाता था। राधा के ससुराल वालों की तरफ से संदेश आया कि राधा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप पूछो मत हो, शायद वो आपको आखिरी बार देखना चाहती हो। ये संदेश सुनकर राधा की माँ और पापा दोनों डर गए मानो। उन्होंने कहा कि भाई को भी साथ लेकर आना। जब तक भाई को संदेश जाता तब तक उसके माँ बाप को रहा नहीं गया और वो बिना कहीं चले गए। उनको संदेश भेज दिया गया था दोनों भाइयों को। अब वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो राधा की माँ के पैर डगमगाने लगे क्योंकि राधा की जो चमड़ी थी वो मांस एकदम से सूख गया था, बिल्कुल नस नस दिख रही थी, उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। जब उनसे ये घटना के बारे में पूछा गया ससुराल वालों से तो उन्होंने कहा कि हमने हर एक पंडित जी, हर एक वेद, सबसे इलाज करा कर देख लिया परंतु कुछ भी नहीं हुआ। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और अब हमसे राधा की ये देखी नहीं जाती। हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हमको लगा कि आपको सूचित करना सही होगा, शायद राधा की आखिरी इच्छा हो। और कई वेदों ने ये भी कहा है कि अब ये बच नहीं सकती। राधा की माँ के पेट डगमगाने लगे। अब राधा की माँ जो थी वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। दोस्तों जब राधा की माँ वहाँ पर पहुँची तो उसके पेट डगमगाने लगे क्योंकि उसके जो राधा के ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे पंडितों को दिखा दिया परंतु इनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। कई पंडितों ने तो ये भी कहा है
कि ये बच नहीं सकती। अब जो राधा की माँ थी वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने सीधे अपने समधी यानी कि राधा के ससुर के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि मैं मेरी बेटी को अपने घर ले जाती हूँ। उसके ससुर ने कहा राधा के ने कि आप वहाँ, इसकी हालत ठीक नहीं है और आप इसको कैसे ले जा सकते हो, इसकी चलने की भी हिम्मत नहीं है। परंतु उसकी माँ रोने लगी और उनके सामने पैर पर गिर पड़ी। तो राधा के ससुर ने कहा ठीक है आप ले जाइए। तो राधा की माँ अपनी बेटी राधा को लेकर अपने घर तक पहुँच जाती है। वो अपने घर पर ले आती है। जैसे वो अपने घर पे लाती है तो उसने कई सारे पंडितों को दिखाया, परंतु कोई भी पंडित अभी तक उसके इलाज में कोई सहायता नहीं कर पाया और दिन ब दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। राधा की माँ जो थी वो टूटकर बिखर चुकी थी। अब यही बात राधा के मायके में यानी कि एक पंडित था जिसको राधा की माँ लेकर आई थी, उसने इसकी कुंडली देखी और कहा ये नहीं बच सकती, अब इसकी सेवा करो, ऐसे कहा। राधा की माँ उसी समय अपने महादेव का मंदिर था वहाँ जाती है और रोने लगती है कि हे महादेव, मैंने हमेशा से आपकी पूजा की है और आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। आपको जो भी सज़ा देनी है मेरे को दीजिए, मेरी बेटी को मत दीजिए प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सब घटना पास में बैठा एक पंडित वो देख रहा था। राधा की माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो उस पंडित को दया आ गई। जब राधा की माँ महादेव के ढोक देकर वापस वहाँ से उतरने वाली थी मंदिर से, तो उस पंडित ने कहा कि बेटा, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ सकता हूँ और शायद तुम्हारे बेटे की जो दिक्कत है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम एक काम करो, मेरा कहना मानो तो शमशान घाट के अंदर एक बाबा है, काली बाबा। वो काली बाबा को अगर तुम अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओगे तो शायद वो तुम्हें सहायता प्रदान करे। फिर उसकी माँ ने, राधा के माँ ने पूछा कि काली बाबा कहाँ मिलेंगे? तो उसने कहा उन पंडित जी ने कि शमशान घाट के अंदर मिलेंगे और तुम इस समय मत जाना, तुम कल सुबह जाना, वो वहीं पर ही मिलेंगे। जैसे राधा की माँ ने ये बात सुनी वो तुरंत वहाँ से निकल गई। अब उसके मन में आया कि मेरी बेटी कल तक पता नहीं क्या हो। लड़कियों, आपको पता है कि औरतें रात में वहाँ पर नहीं जाती शमशान घाट में। तो उसने सोचा कि मैं अभी जाना सही समझूंगी। तो महादेव का नाम लेकर शमशान घाट की तरफ निकल गई। शमशान घाट के अंदर जैसे पहुंची, बहुत ज़ोर से कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूर एक बाबा थे जिन्होंने आग जलाकर रखी थी और वो उसके पास तपस्या कर रहे थे। राधा की माँ वहाँ जाकर खड़ी हो गई। राधा की माँ ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसको मन में लगा कि अगर मैंने इनसे कुछ कहा और इनकी तपस्या भंग हो गई और एक गुस्से में हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर खड़ी रही। करीब 1 घंटा बीत गया परंतु बाबा की तपस्या नहीं खुली। अब उसकी माँ के जो पैर थे वो दर्द करने लगे थे, परंतु अपनी बेटी के लिए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को अपने आप रोना आ गया। रोने की आवाज़ सुनकर बाबा काली अपने आप उनके ध्यान से हट गए। उन्होंने कहा, बहुत ही नम्रता से कहा, बेटा क्या हुआ है? उन्होंने कहा तो फिर उसने बताया राधा की माँ ने कि मेरी बेटे के साथ यह दिक्कत है और आप प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन कीजिए। तो काली बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो उनके साथ चली गई। उसकी माँ आगे गई थी, काली बाबा पीछे थे। वो घर पर पहुँचे। जैसे ही राधा की माँ ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, अपनी हवेली का दरवाज़ा खोला, काली बाबा बाहर ही रुक गई। राधा की माँ ने पूछा क्या वो बाबा बाहर कैसे रुक गए? तो फिर काली बाबा ने कहा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। तुम्हारी बेटी राधा है, उसके पैर की जो पायल है उसको खोल कर ले आओ, दोनों पैरों की पायल खोल कर लाना। तो जैसे कहती है वैसे करती है। ठीक है, वो ले आती है, अंदर जाती है और पायल खोल कर ले आती है। जब तक वो नहीं आई, मतलब राधा की माँ नहीं आई, उससे पहले काले बाबा ने आसपास के कुछ लकड़ियाँ एकत्र करके अपनी शक्तियों से आग जला दी थी। और जैसे ही राधा की माँ उसके पास पायल को लेकर आई काले बाबा के पास, काली बाबा ने उन पायलों को उसके अंदर डाल दिया, आग के अंदर। जैसे ही आग के अंदर डाला, राधा एकदम से भागते हुए हवेली के दरवाजे पे आ जाती है। उसकी माँ एकदम से चौंक जाती है राधा की कि इस लड़की की, मतलब मेरी बेटी की, उठने की तो क्या बोलने की क्षमता नहीं थी और ये उठकर इस गेट पर कैसे आ गई। तो वो राधा बोलती है इसको मत जलाओ, इसको मत जलाओ। और राधा उनकी तरफ भाग कर आती है।
काली बाबा ने एक हाथ किया, वहीं पर ही वो राधा रुक जाती है और कहा काली बाबा ने कि क्यों तुम इसे मारना चाहती हो? कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ। वो जैसे ही अपनी असली रूप में आती है तो राधा के अंदर से 2 चुड़ैलें बाहर निकलती है, जो कि बिल्कुल बाबा के सामने आ जाती है और राधा बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे राधा गिरती है, उसके दोनों भाई गौरव और श्याम दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो उन दोनों औरतों को बाबा के सामने बैठा हुआ देखते हैं तो वो गौरव कहता है कि ये वही औरतें जो आपने देखी थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी फिर काली बाबा बोलते हैं कि क्यों इसके शरीर में प्रवेश किया तूने, और तू कैसे इसके शरीर के अंदर आई? तो फिर उसने कहा, उन दोनों चुड़ैलों ने, कि हमारा शिकार ये लड़की राधा नहीं थी, हमारा शिकार वो दूर खड़े दोनों लड़के श्याम और गौरव थे। जब ये अपनी बहन के ससुराल जा रहे थे इस रास्ते से, तभी ये पेशाब करने के लिए इस जंगल में रुके थे, और जब ये उधर से वापस आ रहे थे तभी इनको 2 पायलें मिली थी। इन्होंने उन दोनों पायल को उठाया और अपनी बहन के ससुराल ले गए। इनको पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब ये वहाँ पर उन पायलों को रखा तो हम दोनों इसको कैद करने के लिए, यानी कि इसके शरीर में आने के लिए हम दोनों इसके घर पर ही गए थे, परंतु वहाँ पर हमको थोड़ी मोहलत नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान के क्लोज़ है, भगवान को मानते हैं बहुत ज़्यादा और भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम इसको देख कर ही रह गए। परंतु हमने वेट किया कि ये पायलें इसके साथ लेकर जाएगा और हम इसको रास्ते में ही अपना शिकार बना लेंगे। हम इसका खून पीते और हम अमर बन जाते। परंतु ये पायलें वहीं भूल आया, और यहाँ का जो नौकर था उसने अपनी मालकिन यानी कि राधा को दे दी, और राधा ने इनको अपने पैरों में पहन लिया। फिर भी हमने राधा को मारने की नहीं सोची। हमने सोचा कि कभी ना कभी तो इसके चपेट में आएगा। हमने सोचा कि इसको बीमार कर देते हैं और इसके भाई इससे मिलने ज़रूर आएंगे, परंतु इसके भाई नहीं आए। काली बाबा ने गुस्से में आकर जाने कौन सा मंत्र या और उसके ऊपर गंगाजल फेंका और उन दोनों चुड़ैलों को एक बोतल के अंदर कैद कर लिया और अपने साथ शमशान घाट के अंदर ले गए। आज उसके भाई की भी, राधा की भी, तीनों की जान बच चुकी थी। राधा धीरे धीरे सही हो रही थी और राधा की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। काली बाबा की मदद से आज राधा बच गई थी। पहली बात तो श्याम और गौरव का शिकार था, परंतु वो टाइम पर नहीं आई, जो बढ़िया हुआ। दोस्तों, ये सब अपनी माँ के कारण हुआ है। राधा की माँ अगर इतना नहीं करती, आपको पता है शमशान घाट के अंदर औरतें नहीं जाती, फिर भी राधा की माँ शमशान घाट के अंदर गई। सबसे बड़ी जो योद्धा होती है वो माँ ही होती है, आप सभी को पता है। प्लीज़ माँ के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।